নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজকের এই বিশেষ টক শোতে আপনাদের স্বাগত। আমি অর্ণব রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে রক্তদান কতটা প্রয়োজনীয় এবং রক্তের যে কোনো বিকল্প নেই তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং এই রক্তদানকে কেন্দ্র করে আমরা প্রত্যেকেই অনেক কিছুই জানি, কিন্তু তারপরেও দেখা যায় রক্তের যখন কারোর দরকার পড়ে তখন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অভাব। সেটা যাতে না থাকে এবং আগামী দিনে যাতে বিভিন্ন জায়গাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যাতে সঠিকভাবে হয়, তার জন্য এক যুবক তিনি নিজে ঠিক করেছেন গোটা ভারতবর্ষ ঘুরবেন এবং ঘুরে সেই বার্তাটাই প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেবেন। শুধুমাত্র বার্তা বা সচেতনতা নয়, সেখানে একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কতটা রয়েছে, কি কি হতে পারে, সবকিছু নিয়েই কিন্তু তিনি কাজ করবেন, সাহায্য করবেন। একই রকম ভাবে একেবারে বলা চলে প্রত্যেকটা স্টেট সাধারণ মানুষ এবং যারা ব্যুরোক্রেটরা রয়েছেন তাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করবে, যাতে করে আগামী দিনে কারোর মৃত্যু না হয় এই রক্তের অভাবে। আমরা কথা বলছি কিরণ বর্মা, যিনি এখনো পর্যন্ত বেশ কিছু राज्य घूरे चलेছেন। स्वागत है आपका किरण जी न्यूज वैनगार्ड के इस लाइव प्रोग्राम में। तो आपके पास हम आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक और है, আরেকজন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যিনি এই রাজ্যেরই সন্তান এবং এই রাজ্যেও কিরণ যে কাজটা করে থাকেন হয়তো সর্বভারতীয় স্তরে করছেন, তিনি করছেন এই কাজটাই রাজ্য স্তরে। সুদীপ ভৌমিক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সুদীপ, স্বাগত, অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য, সময় দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে। एकदम। किरण जी, पहले आपके पास जाएंगे। तो आप 2 साल से घूम रहे हैं, तो पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके सामने हूँ। ठीक है, तो ये आप बताइए, ये जो आपने शुरू किया है, आप बहुत सारे स्टेट्स में जाएंगे, 2 साल से आप घूम रहे हैं। पहले बताइए ये जर्नी क्या है और क्या था आपके दिमाग में, कैसे शुरू हुआ, ये बताइए। जर्नी बहुत लंबी हो चुकी है, अब तो ऑफकोर्स 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए, लेकिन इसको शुरू करने के पीछे कोई एक पर्टिकुलर वजह नहीं थी। बहुत सारी वजह मिल के ये एक बर्डन मेरे ऊपर बन गया, जिसकी वजह बाद मुझे लगा दैट कुछ तो करना है देश में बदलाव लाने के लिए, स्थिति को बदलने के लिए। ये बात है 2020 की, जब लॉकडाउन लगा देश में, तब देखा कि लोग किस तरीके से ब्लड ना देने के लिए एक्सक्यूज बना रहे हैं और किस तरीके से वो मना कर रहे हैं कि हम ब्लड नहीं देंगे, हमारी जान को खतरा हो सकता है, कोविड से डर रहे थे। ये वो टाइम था जब मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा, और 2021 में आपको याद होगा प्लाज्मा का बहुत बड़ा क्राइसिस आया था पूरे देश में। और वो क्राइसिस के टाइम पे जब मैंने देखा कि किस तरीके से लोगों की जान जा रही है और लोग जान बचाने के बजाय बहाने बना रहे हैं ब्लड ना देने के लिए, तब मुझे लगा वो भी डर रहे थे कि क्राउडेड प्लेस में जाने से कोविड हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ होगा। करेक्ट। लेकिन आप सोच के देखिए, जब देश के अंदर लॉकडाउन हटा 1 जून 2021 को, जब सेकंड लॉकडाउन हटा, आपको याद होगा कि देश में हर एक वाइन शॉप के बाहर 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। तो आप सोचिए कि 15-20 दिन पहले जो लोग डर रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए कि हम जाएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा, अब वही लोग अपनी जान को रिस्क पे रख रहे थे। तो ये बेसिकली कोई डर नहीं था, ये सिर्फ एटीट्यूड था। हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, ये दर्शाता था। हम अपनी जान को के खतरे के नाम पे किसी की जान जाने दे रहे थे, लेकिन वहीं जान बचाने के लिए हम आगे नहीं आ रहे थे, और वहीं पे हम अपनी जान को रिस्क पे रख के वहां लोगों की भीड़ में हम खड़े हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शराब के अगेंस्ट हूं या फेवर में हूं, लेकिन जस्ट साइटिंग एन एग्जांपल। एग्जैक्टली, तो वो ट्रिगर पॉइंट था। मुझे लगा कि जहां लोगों ने एक्सक्यूज बनाए, आई थिंक वी नीड टू चेंज देयर माइंडसेट। देश में 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की जरूरत होती है हर साल ब्लड की, जिसमें से मिलता है सिर्फ 10 से 11 मिलियन। अगर आप 4-5 मिलियन का घाटती रहता है, डेफिसिट रहता है। अगर वो 5 मिलियन ब्लड डोनर्स तैयार हो जाए तो इमेजिन देश में एक भी व्यक्ति को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी ब्लड जैसी चीज के लिए। और आप ब्लड बैंक बना सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, लेकिन बिना ब्लड डोनर्स के वो एटीट्यूड नहीं ला सकते। ब्लड बैंक की वैल्यू नहीं है ना। और एटीट्यूड लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। और मुझे लगा कि अगर मैं बाइक से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा या कोई भी और व्हीकल यूज करूंगा, सो आई विल बी डूइंग द सेम थिंग जो सब लोग कर रहे हैं। अलग क्या
अलग तभी हो सकता है जब आप कुछ ऐसा करो जो कभी सोचा ना हो, किसी ने किया ना हो, अकेले चलना जंगलों में, बीहड़ में, रेगिस्तान में, बर्फ में, और वो सब करते करते आप लोगों को जोड़ रहे हो ब्लड डोनेशन के आसपास। और जब ये मैंने फैसला लिया कि मैं वॉक करूंगा, तो बहुत लोगों ने पागल बोला, बहुत लोगों ने, इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, शुरुआती पहले महीने में लोग बात ही नहीं कर रहे थे ब्लड डोनेशन की मुझसे। इट टुक ऑलमोस्ट 1 महीना लगा मुझे कि पहली बार मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कि जहां लोगों को लगा कि कोई सीरियसली कुछ कर रहा है। और वही करते करते सिलसिला बनता गया, और फिर अब कारवां थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो कि अभी भी मुकम्मल तो नहीं हुआ, टाइम लगेगा इस चीज को खत्म होने के लिए। लेकिन इतना नहीं, ये चीज मैं आऊंगा कि आप अकेले क्यों वो आपने शुरुआत किया, या फिर ये प्रोसेस जो है आप अकेले क्यों कर रहे हैं, ये मैं आऊंगा। फिर भी पहले जानने की कोशिश करूंगा कि आप जो मतलब प्रोसेस क्या है। आप बहुत सारे स्टेट्स में अभी तक जा चुके हैं, तो उस स्टेट्स में जाने के बाद आप त्रिपुरा में भी अभी आए हैं, तो क्या करते हैं आप? मतलब अवेयरनेस तो बेसिकली आप फैलाते हैं ही, उसके अलावा भी कुछ करते हैं? तो देखिए, मैंने अपने इस कैंपेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। ओके। पहला है मास अवेयरनेस, जहां मैं लोगों से, एक्टिविस्ट से मिलता हूँ, जो ब्लड एक्टिविस्ट है, जैसे सुदीप है, ऐसे लोगों से, और इन लोगों से मिलके वहां की समस्याएं समझता हूँ, क्या क्या चैलेंजेस है, किस तरीके से हम ब्लड की वहां शॉर्टेज को या ब्लड की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, क्या क्या उसके समाधान है। दूसरी चीज, वहीं पे मास अवेयरनेस के लिए आप जैसे लोगों से मदद मांगता हूँ, जो मेरी आवाज को हजारों लोगों तक पहुंचाते हैं। और फिर उसके बाद तीसरे लेवल पे आता है ब्यूरोक्रेट्स, जहां पर मैं उनको एंगेज करता हूं ताकि वो मदद कर सके लोगों की, बाय बिल्डिंग, मेरी शायद कहीं ब्लड बैंक की जरूरत है, या मे बी कहीं पर ब्लड बैंक है, वहां पर स्टाफ की जरूरत है, या कहीं पर हो सकता है चैनलाइजेशन की जरूरत है, ब्लड सेफ्टी की जरूरत है। कुछ इस तरीके से उनको एंगेज करता हूं ताकि वो उस पर्टिकुलर जगह की समस्या को हम कलेक्टिवली खत्म कर सके। तो ये हो गया फेज 1, मास अवेयरनेस। दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर मान लीजिए कहीं पर ब्लड बैंक की कमी है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इस एरिया को देखिए, और ये कुछ बिंदु है जिनको आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, ब्लड की शॉर्टेज की, ब्लड की सेफ्टी की, या मास अवेयरनेस की, जो भी है। ये जो भी आप बोल रहे हैं, मतलब आप करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ का जो मतलब शॉर्टेज है या फिर जो शॉर्टकमिंग्स है, वो आप पॉइंट आउट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाते हैं। वो काम तो वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, ठीक है ना? तो ये आप क्यों करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के पास हजारों बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके पास रोड भी बनाना है, उनको लोगों को मदद भी देनी है, उनको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। अगर आप हजारों मुद्दों को बाइफरकेट करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि उनके पास ब्लड जैसी समस्या के लिए कोई अटेंशन देने का टाइम ही नहीं है। और वो जो सेलेक्टिव टाइम है, मैं उसमें उनके सामने प्रॉब्लम लेके नहीं जाता, मैं वहां सोल्यूशन लेके जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, जो भी आप महकमे में, ब्यूरोक्रेसी में या गवर्नेंस के अंदर आप जब जाते हैं, वहां देखेंगे बहुत सारे लोग समस्या लेके जा रहे हैं। अब क्योंकि ब्यूरोक्रेट के ऊपर या एक पॉलिटिशियन के ऊपर हजारों लोगों का बर्डन होता है, लाखों लोग, करोड़ों लोग उनसे जवाब मांग रहे होते हैं, they're answerable to so many different agendas। तो मेरा मकसद है कि मैं जब जाऊं तो वहां प्रॉब्लम लेके ना जाऊं, उनके पास एक और पेपर को वेट ना बढ़ाऊं, मैं वहां जाऊं तो वहां जाके उनको सोल्यूशन दूं। तो ये 3 या 4 सिंपल चीजें हैं, और अगर आप इनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन योर एरिया। So basically what you do is you highlight the problem and you give a list of solutions that can be implemented। काम बेसिकली आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी तक आप बहुत सारे स्टेट्स में घूमे हैं, तो रिस्पांस कैसा मिला? पहले बताइए, पब्लिक जो है, पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिला? पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं और सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म, अपने प्रोफाइल की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया जो अलग अलग लोगों ने कवरेज की, उसको नहीं कर रहा। मेरे जो प्रोफाइल के ऊपर है, उस पर लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मेरी प्रोफाइल्स की पोस्ट देखी पिछले 2 सालों में। सो 200 मिलियन इम्प्रेशंस आई वुड से। तो ये सोशल मीडिया की रीच होगी। उसके अलावा ग्राउंड पे लगभग 150 के करीब ब्लड बैंक्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए। ओके। जिसके अंदर लगभग 30,000 के करीब लोगों ने ब्लड डोनेट किया, और 10,000 से ज्यादा वो लोग थे। दिस हैपेंड बिकॉज यू वर देयर।
बिकॉज उन्होंने मेरी वॉक को सपोर्ट करने के लिए ब्लड डोनेशन Exactly. कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन किए। मैं लगभग 20 लाख लोगों से ज्यादा पर्सनली मिल चुका हूँ, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ फंक्शंस अलग अलग समाज के होते हैं। जैसे मैं एक राजस्थानी कम्युनिटी से बैंगलोर में मिला, हजारों लोग थे वहां पर, या और बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मैं इतने सौयों सैकड़ों स्कूल्स में जब जाता हूँ, तो हजारों बच्चे होते हैं और मैं 20 लाख से ज्यादा लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करके आया। उसके अलावा जब आप इसकी बात करेंगे, ब्लड बैंक्स की बात करेंगे, देश के अंदर जब मैंने वॉक शुरू की थी तब 72 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लड बैंक्स नहीं थे। आज वो नंबर घट के लगभग 65 के करीब पहुंच गया है। और वो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रेडिट मुझी को मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि उस काम को करने के लिए भी एक विल चाहिए होती है ब्लड बैंक को चालू करने के लिए। तो ये क्रेडिट उन लोगों को जाना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया। लेकिन मैं अपनी वॉक को भी एक कैटलिस्ट के तौर पे देखता हूँ कि इसने कम से कम उस मोमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया, मोमेंटम जो है उसको बढ़ा दिया, और जो लॉन्ग वेटिंग टाइम था उसको रिड्यूस कर दिया। आज इंडिया के अंदर अगर धीरे धीरे करके एक एक डिस्ट्रिक्ट करके, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी तक जितने भी स्टेट्स में मैं गया हूँ, सिवाय मिजोरम और सिवाय नागालैंड और सिवाय मणिपुर के, ये 2 स्टेट्स को छोड़ के बाकी हर एक स्टेट के अंदर आज ब्लड बैंक है। 18 स्टेट्स के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लड बैंक है। नागालैंड के अंदर लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट में और मणिपुर के अंदर लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लड बैंक नहीं है आज की डेट पे। लेकिन लगभग सभी में, अरुणाचल के अंदर भी नहीं है, लेकिन वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि उनकी आबादी इतनी कम है लेकिन एरिया इतना बड़ा है, तो इसलिए उन लोगों ने कुछ और सिस्टम, और भी हिली एरिया है तो इसलिए उन्होंने सिस्टम्स और डेवलप कर दिए जहां और अलग अलग माध्यम से लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। अच्छा, तो ये जो अलग अलग चीजें हो रही हैं, इसके अंदर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नेंस, ये जितने भी, उसी में मैं आ रहा था। हाउ आर ब्यूरोक्रेट्स रिएक्टिंग टू योर प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन? ओह वंडरफुल। आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं गारो हिल्स में था, तो मैं नोंगस्टॉइन में था, सॉरी हाँ नोंगस्टॉइन में था, तुरा में, मेघालय में तुरा में था। मैं उनसे मिला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहाँ, जगदीश सर। तो आई मेट विद हिम, आई गेव अ सोल्यूशन कि वहां पर एक एरिया पड़ता है फुलबाड़ी, वहां का ब्लड बैंक ऑपरेशनल नहीं था, कुछ इश्यूज थे। मेरी मीटिंग के बाद उस ब्लड बैंक को ऑपरेशनल किया गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां 3 जो डिस्ट्रिक्ट थे, उन डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्टली बेनिफिट मिलने लगा। अच्छा, जहां ब्लड बैंक नहीं था। तो आप सोचते हैं कि सिर्फ एक मीटिंग से 10 मिनट अगर आप सजेशन दे दो, कुछ छोटे से बदलाव की वजह से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत कुछ बदला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह का एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे वो विलियम नगर में हो, मेघालय में, या अरुणाचल के अंदर अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग काम किए। या आइजॉल के अंदर अगर मैं बात करूँ, एक एक्स हमारे IAS ऑफिसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने आइजॉल के अंदर जब DC थे वो मिजोरम में, तब उन्होंने बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ काम किए। अब ऑफकोर्स वो IAS ऑफिसर नहीं है, लेकिन उनके काम की का इम्पैक्ट आज भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने पूरे देश के सामने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल रखे हैं। वो ना सिर्फ त्रिपुरा में, त्रिपुरा, आपको मैं एक बात बताऊं, त्रिपुरा के अंदर ब्लड डोनेशन वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया, और आज त्रिपुरा में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ऑफकोर्स नीचे है एज कम्पेयर टू फ्यू इयर्स अगो। और मुझे लगता है कि त्रिपुरा के अंदर पोटेंशियल है वापस उस जगह आने के लिए जहां ब्लड डोनेशन को हम 100% एक्सेसिबल बना सकते हैं। त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ 2 स्टेट्स हैं जहां हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लड बैंक्स हैं, एक आपका त्रिपुरा और एक मिजोरम। और आप सोचिए ये सब हुआ क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस, इन लोगों की कलेक्टिव विल थी, वो नीडेड कि उनकी इंटेंट भी सही थी। हम अक्सर क्रिटिसाइज कर सकते हैं सरकारों को, पॉलिटिशियंस को और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ उन लोगों ने अच्छा काम किया और वो कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमें ब्यूरोक्रेट्स को भी एज ए कंसिडर करना चाहिए कि वो भी इंसान है, उनके पास हजारों इश्यूज है। हाँ। हम 4 प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। 40 हर रोज 40-50-100 लोग आते हैं और अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए,
रादर देन उनके सामने सिर्फ। तो आपका ये अप्रोच बोला जा सकता है कि एक पिन पॉइंट अप्रोच था, और जिसके वजह से जो आप सॉल्यूशंस आप ऑफर कर रहे थे या फिर आप सजेस्ट कर रहे थे ब्यूरोक्रेट्स, तो वो काम आया अभी तक? बहुत, क्योंकि जब आप बताते हो कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन इतना सा है, और उस सॉल्यूशन को, जैसे एक पर्टिकुलर, मैं जगह का नाम ले रहा, तो वहां पर मैन पावर की कमी थी नॉर्थ ईस्ट में। वहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ 3 लोगों की जरूरत थी, और जब मैंने वहां रिक्वेस्ट करी और उनको बताया कि सिर्फ 3 लोगों की कमी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, दे टुक एक्शन, इमीडिएट एक्शन, और विद इन 3 या 4 दिन उन्होंने कुछ स्टाफ वहां से एक हॉस्पिटल से निकाल के और ब्लड बैंक में भेज दिया, एंड दैट ब्लड बैंक गॉट ऑपरेशनल। आप सोचिए, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि कितनी छोटी सी सोल्यूशन है इसका। उनको लगा कि ऑपरेशनल नहीं है, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस लगे होंगे या उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि उनके पास इतनी चीजें हैं कि शायद कभी कभी उतना सोचने का वक्त नहीं मिल पाता। बट दैट डज पोज अनदर क्वेश्चन कि अभी तक हमारे जो ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड जो बैंक्स हैं, वो क्या अभी तक बहुत सारे जगह में उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है? ये क्या कोई चीज आपको कुछ दिक्कत वगैरह ऐसा कुछ आपने देखा है, फेस किया है? देखिए, अगर आप बंगाल या ये इस बंगाली बेल्ट की बात करेंगे, जहां बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा, अगर इस पूरी बेल्ट में देखेंगे तो ब्लड डोनेशन एक कल्चर की तरह है। लेकिन जैसे आप इसके बाहर जाएंगे, यू विल सी अ ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि लोगों का एंगेजमेंट उतना नहीं है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद हम लोग इस बात को त्रिपुरा में बैठ के ना समझ पाए, बट जब आप यही चीज नागालैंड में जाके देखोगे, मध्य प्रदेश में देखोगे, या मे भी राजस्थान में देखोगे, छत्तीसगढ़ में देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि यार ब्लड डोनेशन कितना बड़ा क्राइसिस है। मेरा खुद का ब्लड छत्तीसगढ़ की एक औरत को बेच दिया गया, और वो भी उस औरत को जो खुद अपने आप को बेच के अपने पति का इलाज करा रही थी। शी गॉट इनटू प्रोस्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जब उसके पास पैसे नहीं थे, जब उसके पास सोल्यूशन नहीं था, जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसे ब्लड खरीदना पड़ा अपने आप को बेच के। और ये एक प्रॉब्लम लगती है कि जो शायद हम, मतलब मैं दिल्ली से आता हूँ, तो दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, या बड़े शहरों की बात करें, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमारी सोशल आउटरीच बहुत अच्छी है या कुछ। लेकिन जब आप थोड़ा सा बाहर जाते हो, हिली एरिया में जाते हो, अरुणाचल के किसी एरिया में, नागालैंड के वोखा में, मून में, या किसी और जगह पे जाते हो, तब आपको पता चलता है, या बॉर्डर एरिया जो मिजोरम के है, वहां जब जाते हो तब आपको पता चलता है कि कितनी क्रिटिकलिटी है। ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, और वो तभी पॉसिबल है जब लोग खुद आए। क्योंकि ये ब्लड डोनेशन की जो अगर प्रॉब्लम की अगर बात करें, तो हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सोल्यूशन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम बाहरी फैक्टर को देख के इनर फैक्टर देखें कि कहां से सोल्यूशन निकल सकता है। একদম। কিরণ জি, आपके पास आएंगे। আমি এখন সুদীপের কাছে একটু যাব। সুদীপ, তুমি এইখানে অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করছো বহুদিন ধরে। এই ব্লাড ডোনেশনের কথা যেটা কিরণ জি বললেন, যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা কালচারের মতো রয়েছে, আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প দেখতে থাকি, প্রায় প্রতিদিনই একটা দুটো করে আমরা দেখতে থাকি, কোথাও না কোথাও দেখতে থাকি। তারপরেও ত্রিপুরা রাজ্যে যেহেতু তুমি গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করছো, কি রকমের প্রবলেম, যদি বলি, যদি সেরকমের প্রবলেম যদি হয়, কি রকমের প্রবলেম বা কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছো এই কাজটা করতে গিয়ে? আচ্ছা, প্রথমত আপনাদের ধন্যবাদ এই বিশেষ টক শোটা আয়োজন করার জন্য, এন্ড মাই বেস্ট উইশেস টু স্যার কিরণ ভার্মা। আশা করি ওনার এই পদযাত্রার মাধ্যমে অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন এবং রক্তদান এগিয়ে আসবেন। আপনি যে কোশ্চেনটা করলেন, ত্রিপুরাতে মেন এখন যে প্রবলেমটা হয়, অনেকের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে। ভয় বলতে কিরকম ভয়, যে হয়তো বা রক্তদান করার পর রক্ত দিলে আমার কিছু না কিছু একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। ওই যে মিথ, ওই যে ভয়টা আমাদের মধ্যে অনেকটাই কাজ করে। মানুষের মধ্যে ওই যে চিন্তাটা এখনো আসেনি, মানুষের মধ্যে চিন্তাটা এখনো আসেনি যে রক্তদানের কতগুলি আমাদের হেলদি বেনিফিট রয়েছে, রক্তদান করার পর কি কি হয় আমাদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে যে ভয়টা কাজ করে, সেটা আমাদের একমাত্র, মানে আমার মনে হয় এটা প্রধান একটা কারণ রক্তদানের একটা সমস্যা। আর দ্বিতীয়ত দেখা যায় যে অনেক সময় রক্তদান করতে গেলে অনেকটা লম্বা সময় ধরে আমাদের অপেক্ষা করতে হয় ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে। তবে আমরা সবাই এখন যার যার কাজে ব্যস্ত থাকি,
তো আমার যদি রক্তদান করতে গিয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে হয় 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা রক্তদান করার ক্ষেত্রে, সেটা দেখা যায় প্রথমবার যাওয়ার পর অনেক মধ্যে একটা বিরক্তিকর ভাব চলে আসে। তো বিরক্তিকর ভাবটার জন্য পরের বার কি আমাদের মনে আসে, তো প্রথমবার যাওয়ার পর এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, আমার কাজের নষ্ট হয়, সেটার জন্য অনেকে যেতে চায় না আজকাল। এটা আরেকটা মেইন সমস্যা। তো আমার মনে হয় এই দুটো কারণেই ত্রিপুরাতে এখন মেইন। আর যেটা বললাম যে ভয়, যেমন আমাদের কাছে প্রায় সময় ফোন আসে যে আমার দাদা একটা রক্ত চাই, কি গ্রুপ, যে কোনো গ্রুপ হলেই চলবে। না হলে যে কোনো গ্রুপ হলে চলতো, যে কোনো গ্রুপ হলে যদি চলবে তাহলে আপনাদের পরিবার থেকে কাউকে দিয়ে দিন। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো রক্তের গ্রুপ হলেই চলবে, তারপর ওদের পরিবার থেকে কেউ দিতে চায় না। দিতে চাচ্ছে না। কেন দিতে যাচ্ছে না? ওদের মধ্যে ভয়, রক্ত দিলে যদি আমার কিছু ক্ষতি হয়ে যায়। মানে এখনো সেই ভয়টা বা এখনো সেই ভয়টা ভয়টা কাজ করে। রয়ে গেছে, কাজ করে। তখন আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি আপনি যদি নিজের হেল্প নিজে না করতে পারেন তাহলে আপনি কিভাবে অন্যের কাছ থেকে সেটা আশা করতে পারেন? ঠিক ঠিক। তাই তো। তাহলে আমাদের ওই ভয়টা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। আর রক্তদান যে প্রথাটা, যে সিস্টেমটা, ওইটার একটু সিম্পলিফিকেশন করলে ভালো হয় আমার যেটা মনে হয়। মানে যে কাজটা হয়, যে সেটা প্রসেসটা একটু তাড়াতাড়ি। আমাদের হাতে এখন সময়ের খুবই অভাব, তো কেউই চায় না যে 2 ঘন্টা ধরে ওয়েট করবে। যাতে এটা আরো মানে একটু ট্রান্সপারেন্ট হলে, যাতে আমরা আরো সরলীকরণ হয়ে যাতে সেটা হলে আমার মনে হয় আমরা ভালোই তুমি হবে। যে মিথের কথা বলছিলে, এখন এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি, বিগত 2-3 বছর বা 5 বছর আগে যেটা ছিল, যেরকম পরিস্থিতি ছিল, তার থেকে কি আমরা কিছুটা বেটার আছি এই মুহূর্তে? কি বলবে? কোভিডের কারণে পরিস্থিতি একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তারপরও আমরা অনেক চেষ্টা করেছি পরিস্থিতিকে সামলে ওঠার জন্য। তারপর এখন মনে হয় এটার জন্য কাউকে দায়ী, মানে কাউকে দোষ দেওয়া ঠিক না। সরকার কি করবে? সরকার তো ব্লাড ক্যাম্প অর্গানাইজ করছে, ব্লাড ব্যাংক আছে। এবার উনি যেটা বললেন, দ্য মেইন থিং ইজ অন দ্য ডোনার্স। ডোনার চাই রক্ত দেওয়ার জন্য। সেই যে মানসিকতা, ওই মানসিকতা যদি আরেকবার চলে আসে আমাদের মধ্যে, তাহলেই আমরা মনে হয় এটা কাটিয়ে উঠতে পারবো, যে রক্তের যে অভাবটা। एकदम। किरण जी, आपके पास आते हैं फिर। सुदीप ने बोला एक चीज के मिथ अबाउट ब्लड डोनेशन, मतलब किसी को डर लगता है, किसी को लगता है कि कुछ खराब हो जाएगा मेरे साथ। ये आपने कितना फेस किया है? आप बहुत सारे स्टेट्स में घूमे हैं, क्या है इसके पीछे? ये जो डर है, ये डर को कैसे मिटाया जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? मैं अभी नागालैंड में था, मैं एक्चुअली इस पे जब उन्होंने बताया तो मैं नागालैंड के अंदर था। नागालैंड के अंदर मुझे पता चला कि एक कम्युनिटी है, वहाँ ये बोला जाता है कि अगर आपने ब्लड डोनेट किया तो आप नपुंसक हो जाएंगे। अच्छा, राइट, इम्पोटेंसी आ जाएगी। तो मैं 48 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मेरा एक बेटा है और बहुत हष्ट पुष्ट फैमिली है, और इनफैक्ट वॉक के दौरान मैंने 3 बार ब्लड डोनेट किया। अच्छा। तो इससे कोई कमजोरी भी नहीं आती, अगर बहुत लोगों को लगता है। अब बात आती है कि इस चीज को समझने की कि ब्लड डोनेशन के फैक्टर क्या है। जब आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो तो रक्तदान करने के बाद आपकी बॉडी से ग्लूकोज निकलता है, हेवी मेटल्स निकलते हैं, और साथ ही साथ आपका ब्लड, पुराना ब्लड निकल के नया ब्लड रीजनरेट। अब इसके फैक्टर्स बता दो कि क्या आपकी बॉडी के ऊपर असर होता है। तो जब आपकी बॉडी से हेवी मेटल्स निकलते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखेंगे तंबाकू या सुपारी या पान खाने की बहुत टेंडेंसी है, तो उसकी वजह से कैंसर बहुत होता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपकी बॉडी से हेवी मेटल्स जो आपकी बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं, वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं और फ्रेश ब्लड बनता रहता है। तो आपके बॉडी के अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज निकल जाता है, जो ब्लड के अंदर फ्लो करता है, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेट करने से मेरे को प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा। एग्जैक्टली, इनफैक्ट ब्लड डोनेट करके आप अपनी बीमारियों को भगा सकते हो और हेल्दी लाइफ जी सकते हो। और आप देखेंगे ज्यादातर जो रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं वो इनफैक्ट 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 97 ईयर्स। मैं भी मिजोरम में था, वहां पर एक पद्मश्री से मैं मिला जो 97 ईयर्स के, एंड इज ऑल्सो जर्नलिस्ट जस्ट लाइक यू, वर्किंग जर्नलिस्ट इवन राइट नाउ। ही इज द ओल्डेस्ट जर्नलिस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वक्त में बहुत ब्लड डोनेट किया, एंड शायद यही एक रीजन है कि वो आज भी एक हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं 97 की एज में। तो अगर आपको लगता है, और औरतों के लिए मैं खास करके बताऊं, महिलाओं के अंदर अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर रिंकल्स और आपकी बॉडी की जो एजिंग है वो स्लो हो जाती है। तो आप
की जो खूबसूरती है वो काफी लंबे टाइम तक बरकरार रहती है। तो अगर महिलाएं देख रही है तो आपके लिए भी ये अच्छा है। और बाकी लोग जो है वो हार्ट अटैक, डायबिटीज में हम दुनिया में सेकंड नंबर पे है, हार्ट अटैक में दुनिया के टॉप 5 में है। तो अगर आप डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी चीजों से बचना चाहते हैं तो आप रेगुलर ब्लड डोनेट कीजिए, और इसकी वजह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपकी सेहत को ना आपके शरीर को। ज्यादा वक्त हमारे पास बचा नहीं है। आपसे ये जानने की कोशिश अभी रहेगा कि आप घूम तो रहे हैं बहुत दिनों से, आपका टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है और आप करना क्या चाहते हैं, और उसके बाद फाइनल जो आपका मैसेज होगा त्रिपुरा के जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टारगेट ये है कि मैं त्रिपुरा से निकल के आसाम की तरफ जाके और सिक्किम होके बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया मैं अभी वॉक शुरू करूंगा, और अगले 1-1.5 साल तक मैं वॉक करूंगा। वॉक करने का के बीच में मैं कवर करूंगा बाकी बचे हुए स्टेट्स अगले 1-1.5 साल में। अंतिम और आखिरी जो मेरा मकाम है या पड़ाव है वो ये है कि 31 दिसंबर 2025, इस दिन के बाद देश में एक भी व्यक्ति की मौत ब्लड की कमी की वजह से नहीं होगी। और ये मैं वचन दे रहा हूं आप सब लोगों को कि ये होके रहेगा, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे मुहिम को और बड़ा कर रहे हैं और ताकतवर। जैसे आप आए और बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं इस मुहिम के साथ, ये मुहिम के अपने आप चैंपियंस बन रहे हैं और जगह जगह वो खुद अपने आप ड्राइव कर रहे हैं कॉजेस को। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और अंत में त्रिपुरा के सभी लोगों को हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट कि आप प्लीज जाए और जाके रक्तदान करें। त्रिपुरा ने देश को सबसे ज्यादा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के अंदर अग्रणी राज्य बनाया है त्रिपुरा के लोगों ने, और मैं चाहता हूं कि देश के सामने एक बार फिर एग्जाम्पल सेट करें कि ब्लड डोनेशन में त्रिपुरा कभी भी कम नहीं है। जाए जाके ब्लड डोनेट करें। आप सिर्फ 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं एक साल में, लेकिन बाकी के 361 दिन आप अगर सिर्फ अच्छे इंसान बन के लोगों की मदद करें और थोड़ी सी दया दिखा दें तो शायद हम देश की कोई समस्या को खत्म कर सकते हैं। एकदम बहुत धन्यवाद किरण जी, आपका बहुत मूल्यवान, आपने बहुत कुछ बोला है, हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। সুদীপ, তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য, সময় দেওয়ার জন্য। তো দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বললাম, অবশ্যই রক্তদানের যে উপযোগিতা সেটা নিয়ে অবশ্যই আমরা শুনলাম কিরণ বর্মা এবং সুদীপ ভৌমিকের কাছে, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্যা সেগুলো কিভাবে সলিউশন হতে পারে, ত্রিপুরা রাজ্য আরো কিভাবে বিগত দিনের মতো কিভাবে আমরা রক্তদানের দিক থেকে অন্তত গোটা দেশকে একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখাতে পারি, সেটা কিন্তু অবশ্যই বললেন কিরণ বর্মা। আজকের এই টক শো এখানেই শেষ করছি। আবারও ধন্যবাদ আপনাকে, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद सुदीप। এখানেই শেষ করছি এবং পরবর্তী লেটেস্ট নিউজ আপডেটস দেখতে শুধুমাত্র চোখ রাখবেন নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। নমস্কার। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। ট্যাঙ্ক মানে বর্তমানে P4 ইন্টারন্যাশনাল, যা এখন তৈরি হচ্ছে আগরতলার বুচম নগরে। বালাজি প্রোডাক্ট এই ট্যাঙ্কে 8টি পকেট, 4টি লেয়ার ও ওজন বেশি থাকার ফলে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাছাড়া প্রচন্ড গরমেও নর্মাল টেম্পারেচার জল পরিবেশন করতে সক্ষম। আপনাদের পরিচিত এই ট্যাঙ্কের বাজার মূল্য কোয়ালিটির তুলনায় অনেক কম। তাহলে আজই আমাদের চিত্তরঞ্জন রোড স্থিত আপনাদের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাহা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটেশনের শোরুমে আসুন এবং অন্যান্য আধুনিক রকমারি টাইলস সহ চেকওয়ার্ক ও P4 এর মতো ব্র্যান্ডের বাথরুম আইটেমস সংগ্রহ করুন। আমাদের ঠিকানা সাহা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটেশন, চিত্তরঞ্জন রোড, আগরতলা। খাসা খাসা, এই যে দারুণ স্বাদ, ঠিক যেন মায়ের আশীর্বাদ। কি করে রাঁধলি ছোট, এত খুশি তোর দাদা। সানরের শাহী গরম মশলা সবার চেয়ে আলাদা, রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়।
নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় সবাইকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে আমি রয়েছি শতাব্দী। চোখ রাখবো এখনকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের দিকে। দুদিনের দক্ষিণ ভারত সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তামিলনাড়ু, কেরল ও লাক্ষাদ্বীপ যাবেন তিনি। 3 রাজ্যে করবেন একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন। লাক্ষাদ্বীপ ঘুরে বুধবার কেরলে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেখান থেকেই ফিরবেন দিল্লিতে। লোকসভা নির্বাচনের আগে দুদিনের জন্য দক্ষিণ ভারত সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তামিলনাড়ু, কেরল এবং লাক্ষাদ্বীপে যাবেন তিনি। 3 রাজ্যে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবারই তামিলনাড়ুতে পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। তিরুচিরাপল্লী বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল বিল্ডিং উদ্বোধন করবেন তিনি। 1100 কোটি টাকা ব্যয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই ভবন। তারপরেও ভারতী দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনীয় বক্তৃতা দেবেন তিনি। সেখান থেকে দুদিনে দক্ষিণ ভারত সফরে বেরিয়ে পড়বেন প্রধানমন্ত্রী। লাক্ষাদ্বীপ ঘুরে বুধবার কেরলে যাবেন মোদী, সেখান থেকেই ফিরবেন দিল্লিতে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ভারতে সেভাবে দাপট নেই বিজেপির। গত বছরে তাদের হাতছাড়া হয়েছে কর্ণাটকের বিধানসভা। তবে বছরের শেষে তেলেঙ্গানায় ভালো ফল করেছে বিজেপি, দ্বিগুণ হয়েছে তাদের প্রাপ্ত ভোট। সে হওয়াকেই কাজে লাগিয়ে লোকসভায় ফায়দা তুলতে চাইছে গেরুয়া শিবির। তামিলনাড়ু, কেরলে ভোট বাড়ানোর লক্ষ্যেই মোদীর দক্ষিণ ভারত সফর, এমনটাই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এদিকে সদ্য তেলেঙ্গানায় প্রথমবারের সরকার গড়েছে কংগ্রেস। তারপরে প্রতিবেশী রাজ্য ক্ষমতা দখলের জন্য ঝাঁপিয়েছেন রাহুল গান্ধীরা। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির বোন শর্মিলাকে কংগ্রেসে সই করিয়েই দক্ষিণের রাজ্যটিতে নয়া সমীকরণ তৈরির চেষ্টা চলছে। শর্মিলার পরে ওয়াইএসআর কংগ্রেস থেকে এক ঝাঁক নেতাও কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে আশা করছে হাত শিবির। 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনের পরেই অন্ধ্রপ্রদেশে বিধানসভা